ऑलरेडी क्लास 9 का मैं आज टॉपिक लूंगा और वो है आईसीएसई का, आईसीएसई क्लास 9। सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो क्लास 9 का आईसीएसई टॉपिक है और आईसीएसई बोर्ड है, उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 3 होगा। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मोशंस के कितने टाइप के लॉज होते हैं, क्या क्या उसके अंदर चीजें आती हैं, किस किस तरीके से न्यूटन ने अपने अपने लॉ दिए थे, वो सारी चीजें उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये मोशन के लॉज है मोशन के। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बच्चों फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है क्या है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि जो वर्क होता है फोर्स किसी बॉडी पर लगाओ और उससे वो बॉडी मूव हो जाए और कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस तय कर ले, दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। या फोर्स क्या कहलाता है, उससे पहले फोर्स एक तरह का फिजिकल कॉज है, यानी कि अगर हम एक तरह की फिजिकल कंडीशन जो किसी बॉडी के ऊपर लगाए और उससे उसकी या तो शेप या साइज चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई रबड़ को मैंने इरेजर ली और इरेजर को मैंने क्या किया, दोनों तरफ से फोर्स लगाया और उसको प्रेस कर दिया, तो उसने क्या किया, उसने अपनी शेप चेंज कर दी। फोर्स एक ऐसा फिजिकल कॉज है जिसकी वजह से किसी बॉडी की या तो शेप चेंज हो जाएगी या साइज चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो वो मोशन में आ जाएगी और अगर कोई मोशन में तो वो रेस्ट में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कार दौड़ रही है, रोड पर कार चल रही है, रोड पर उसमें हमने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दी, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया हमने, तो नीचे से फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है टायरों के बीच में, तो जब ब्रेक लगेगी तो टायर रुकेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो वो एक फिजिकल कॉज है जिसकी वजह से क्या होता है, वो बॉडी रुक जाती है, अपनी शेप चेंज कर ले, साइज चेंज कर ले। तो हम लोग इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, अ फोर्स इज अ टाइप ऑफ फिजिकल कॉज that can change the position of a body, shape of a body, size of a body, either it is in rest or in motion, यानी कि वो या तो रेस्ट में तो मोशन में चली जाएगी, मोशन में तो रेस्ट में चली जाएगी। क्लियर? तो फोर्स आपको समझ में आ गया। फोर्स के कितने टाइप होते हैं, काइंड्स ऑफ फोर्स समझ लीजिए। फोर्स तो क्लियर हुआ, अब समझिए काइंड्स ऑफ फोर्स। काइंड्स ऑफ फोर्स, तो काइंड्स ऑफ फोर्स होते हैं बच्चों, वो दो टाइप के फोर्स होते हैं। एक तो हम लोग का होता है कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स वो सारे फोर्स, कांटेक्ट का मतलब क्या है, जब कोई दो बॉडी अपने आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। तो कांटेक्ट में आने से कौन कौन से फोर्स लगते हैं, सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि सर कांटेक्ट में आने से तो हम चारों तरफ अगर हमने दीवार को धक्का दिया तो वो भी फोर्स लग रहा है। हाँ, फोर्स तो लगा रहे हो आप, कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन वर्क तो वहां पर जीरो हो रहा है। तो जब कोई बॉडी के ऊपर टच करने पर फोर्स लगाए तो ऐसे फोर्स को बोला जाता है कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में हम लोग लिखने वाले हैं, सबसे पहला आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बुक में आप देख सकते हैं, आपके बुक में टॉपिक नेक्स्ट होगा फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स के हम काइंड्स पढ़ने वाले हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है, ये कांटेक्ट है, तो लिख देता हूं उसमें, ये हम कांटेक्ट की काइंड पढ़ रहे हैं। तो काइंड्स ऑफ इसमें है कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट, ठीक है ना। तो कांटेक्ट की बात करें तो कांटेक्ट में सबसे पहला आता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, अगर कोई बॉडी चल रही है, फॉर एग्जांपल कार चल रही है और कार चल रही है तो उसके टायर तभी घूम रहे हैं जब कोई दो बॉडी के बीच में एक रुकावट आ रही है। यानी कि अगर रोड होगा, बहुत ज्यादा स्लिपरी रोड होगा तो क्या होगा कि टायर उसके ऊपर कंटिन्यू मूव करता रहेगा लेकिन गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। तो फ्रिक्शन क्या होता है कि दो सरफेस के बीच में लगता है जो कि दोनों एक दूसरे के फोर्स का क्या करते हैं बच्चों, अपोज करते हैं। हाँ, तो मैंने क्या बताया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसमें क्या होती है कि दो सरफेस आपस में जाके स्लिप होती है, एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं होती है एक्चुअली में, जब एक दूसरे के ऊपर जब रगड़ी जाती है तो दूसरी जो सरफेस है वो पहली सरफेस के ऊपर उल्टा फोर्स लगाती है, तो ऐसे फोर्स को बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर जूम करके देखें तो अगर मैंने मान लीजिए ये मेरे हाथ में डस्टर रखा हुआ है, ठीक है ना, अगर मैं इसको यहाँ से पुश करूंगा तो देखिए एक कुछ अमाउंट तक तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, ये मूव नहीं हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस सरफेस के निचले वाली सरफेस और मेरे हाथ के ऊपर वाली सरफेस, इन दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स इन दोनों का क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। और एक कांटेक्ट क्यों है, क्योंकि देखिए डस्टर के और मेरे हाथ के बीच में क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है।
दैट इज व्हाई, तो ये जो फोर्स कहलाएगा हम लोगों का फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। दूसरे फोर्स की बात करें फ्रिक्शनल फोर्स के अलावा, तो वो हम लोगों का आता है बच्चों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इवन शॉर्ट फॉर्म के लिए रिएक्शन की ध्यान देना। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन सा होता है, फिर से मैं डस्टर लेता हूं, ये डस्टर मेरे हाथ में रखा हुआ है, ये रखा हुआ है तो ये एक नीचे फोर्स लगा रहा है नीचे। हमेशा ध्यान रखें, आज से आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से शुरू होता है, दैट इज कि ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है वो किस तरीके से लगता है। एक फोर्स तो इसके नीचे लग रहा है, यानी कि इसके वजन की वजह से और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है वो नीचे लगा हुआ है। जैसे अगर आप देखिए तो बताइएगा, एक सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये सरफेस इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये नीचे फोर्स लगाएगा जो इसके मास और ग्रेविटी की वजह से होगा, जो कि होगा हम लोगों का बच्चों mg। तो यहाँ पे एक फोर्स तो mg लगेगा बच्चों, इसके जस्ट अपोजिट में एक फोर्स लग रहा होगा, और वो कौन लगाएगी, ये सरफेस लगाएगी, ताकि ये बॉडी यहाँ पर स्टेबल रह सके। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा बच्चों वो लगता है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स के अपोजिट में कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, mg फोर्स। तो mg फोर्स के अपोजिट में नॉर्मल फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। क्लियर। मान लीजिए अगर mg ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि टेबल टूट ही जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, mg इज ग्रेटर देन नॉर्मल फोर्स। और ऐसा कंडीशन आ जाए कि टेबल अगर ऊपर उठती चली जा रही है, तो ऐसी कंडीशन क्यों आ जाएगी, नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो जाएगा। लिफ्ट का एग्जांपल ले लीजिए, मैं ये लिफ्ट ले लेता हूं, मेरे हाथ में लिफ्ट रखी हुई है, मान लो ये लिफ्ट है, इसमें आप लोग बैठे हुए हो, क्या हुआ, मैं इधर से नीचे mg लगा रही है, लिफ्ट जो है नीचे mg लगाएगी, लेकिन इसके अपोजिट में कौन सा, मैं ऊपर लगाते जा रहा हूं, ऊपर लिफ्ट जाती जा रही है। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो गया। तो नॉर्मल फोर्स समझ में आया आपको, नॉर्मल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि mg के अपोजिट में लगता है। क्लियर। और ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है, समझ में आ गया होगा आपको। नॉर्मल रिएक्शन के बाद में एक और फोर्स आता है, इसके अंदर आता है, जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स आगे मैं सोच लेना कि ये वो टेंशन तो नहीं है, दिमाग वाली टेंशन, ये वो नहीं है। टेंशन एक्चुअली में बेटा क्या होता है, अगर कोई स्प्रिंग है, कोई अगर एक धागा है और आपने उसको लटकाया हुआ है, तो उसमें जो धागे में जो कंकड़ लगा हुआ है नीचे, जो भी कोई ऑब्जेक्ट आपने बांधी हुई है, वो एक फोर्स नीचे लगाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं ऐसा कोई डायग्राम बनाऊं तो समझ लेना कि ये मैंने कोई फिक्स छत बनाई है, ये मैंने धागा लिया, उस पर कोई ऑब्जेक्ट बांध दी, इसके ऊपर क्या हो रहा है कि इसके अंदर एक फोर्स लगेगा जो कि है, ध्यान देना हर लटकती हुई चीज में, फॉर एग्जांपल कोई भी अपने घर में पंखा है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि किसी चीज से हैंग है, उसके अंदर एक फोर्स हमेशा लगता है, जो होता है mg। मास और ग्रेविटी, सर ग्रेविटी का मल्टीप्लाई, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटी की वैल्यू बच्चों अर्थ के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, यूनिट याद होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 9.8 है। यानी कि अगर बॉडी के अंदर कुछ मास है और उसका मल्टीप्लायर हमने 9.8 से कर दिया, तो उसके अंदर क्या निकल आएगा, उसका एक्चुअल में वेट निकल के आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं टेंशन फोर्स की। mg इसके नीचे लगेगा और जस्ट इसके ऊपर इस धागे के अंदर जो लगने वाला है, इस धागे के अंदर लगेगा, वो लगेगा आपका टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कौन सा लगेगा, टेंशन। तो इस तरीके से ये भी एक टचिंग में फोर्स लगा हुआ है, क्योंकि ये इधर से भी कनेक्टेड है, इधर से भी कनेक्टेड है, इसलिए इसको कहा जाता है बच्चों टेंशन फोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं, नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, मैं आप कर देता हूं, पॉज करके नोट कर लेना। ये देखो अच्छे से देख लो, पॉज कर लो, नोट कर लो। ये सारी की सारी टॉपिक्स का चैप्टर 3 का मैं नोट्स बनवाते जा रहा हूं साथ ही साथ में, तो इनको नोट्स बनाते जाना। इनकी डेफिनेशन आपको खुद बनानी है, और नहीं मिले, नहीं बन पाए तो आप किसमें से बना सकते हैं बच्चों, बुक में से आप बना सकते हैं। समझा मैं आपको कंटिन्यूअस रहा हूं। इसके अलावा एक और कोर्स होता है चौथे नंबर का, मैं इधर लिख देता हूं, अभी 9 नंबर का एग्जाम बाद में लिखेंगे, ये करीब इधर लिखा जा रहा है, ठीक है ना। एक और फोर्स होता है जिसको बोलते हैं आप लोगों का स्प्रिंग, स्प्रिंग के द्वारा लगाया हुआ फोर्स, यानी कि फोर्स कॉज्ड बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग के द्वारा एक फोर्स लगेगा, स्प्रिंग के द्वारा कैसे लगेगा सर, एक हमने स्प्रिंग ले लिया, वो कैसे फोर्स लगाएगा बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक ये सरफेस थी और जो फिक्स है ये दीवार है, इसमें मैंने स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है ना।
अब मैं क्या करूंगा, स्प्रिंग को क्या करता हूँ, ये नॉर्मल थी, ये नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल में अब मैंने क्या इधर से फोर्स लगाया, इसको दबा दिया करके, मैं इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो ये फोर्स लगाया मैंने इधर से, उसको दबा दिया। तो इसके अपोजिट में एक फोर्स लगेगा जो कि इसको दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। यानी स्प्रिंग अपनी नॉर्मल कंडीशन में आने की कोशिश करेगी। तो ऐसी कंडीशन, जो स्प्रिंग जब अपनी नॉर्मल कंडीशन में आती है तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसा फोर्स क्या कहलाता है बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है इसको, ठीक है ना। रिस्टोरिंग फोर्स आप लोग किस तरीके से हो सकते हैं, या तो आपने स्प्रिंग को यूं प्रेस किया तो वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगी, या आपने उसको खींच दिया है तो फिर उसे छोड़ेंगे तो फिर वो नॉर्मल में आ जाएगी। ऐसी कंडीशन आप लोगों की रिस्टोरिंग फोर्स ही कहलाती है। क्या कहलाती है, रिस्टोरिंग फोर्स। ये स्प्रिंग में ही नहीं, ये सारी की सारी इलास्टिक बॉडीज में भी होता है। फॉर एग्जांपल रबर ले लो, रबर के अलावा आप लोग कोई बैंड ले लो, बैंड को आप खींचोगे तो भी वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा, दबाओगे तो वो नॉर्मल में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये एक और फोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी हम कॉन्टैक्ट पर ही चलेंगे, तो इसे भी ड्रॉ कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिए, ठीक है ना। आगे एक अपना फोर्स आता है कोलाइजन फोर्स। कोलाइजन से मतलब समझ लीजिए टक्कर से, हिंदी में लिख दिया मैंने टक्कर। अगर कोई दो चीज आपस में आके टकराती है तो जो फोर्स उनके बीच में लगता है, देखिए टचिंग सब में हो रही है, अभी तक कॉन्टैक्ट सब में चल रहा है। कोलाइजन का मतलब है टक्कर होना। अगर कोई बॉडी आपस में टकराती है, फॉर एग्जांपल एक तरफ से ट्रक और दूसरे से दूसरा ट्रक आ रहा है, आपस में टकरा गए, तो ऐसी कंडीशन में जो फोर्स उनके ऊपर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये ट्रक इस पे लगाएगा, ये ट्रक इस पे लगाएगा, तो वो फोर्स आपका क्या कहलाएगा बच्चों, वो फोर्स आपका कोलाइजन फोर्स कहलाएगा। यानी फोर्स बाय कोलाइजन, टक्कर से जो फोर्स लगे वो सारे फोर्स क्या कहलाता है बेटा, कोलाइजन, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर खत्म होता है और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, ठीक है ना। तो नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में समझाता हूं। नॉन कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं तो ये नॉन कॉन्टैक्ट में इस ग्रुप में रखूंगा, ठीक है ना। नॉन कॉन्टैक्ट में सबसे पहले आप लोगों का आता है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। एक ऐसा फोर्स जो अर्थ की या किसी प्लेनेट की ग्रेविटी से किसी बॉडी पर लगता है, ठीक है ना। किसी भी प्लेनेट की बॉडी पे या फिर किसी की प्लेनेट की वजह से लगता है तो वो आप लोगों का फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। या आप ऐसे कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में हर वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने मोबाइल के सामने खड़ा हूं या अपने कैमरे के सामने हूं तो हम दोनों के बीच में भी फोर्स है। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है और मैं तो हम दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा है, सारे फोर्स आपके ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाते हैं। लेकिन हाँ, ये कभी महसूस नहीं होता क्योंकि एक्चुअल में इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। इस वजह से ये फोर्स महसूस नहीं होता है, तो उसको बोला जाता है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। और हाँ, ये नॉन कॉन्टैक्ट है क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में टचिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम बड़ी हेवनली बॉडीज की बात करें तो देखिए फोर्स को मैं बताता हूँ। सन और कोई भी प्लैनेट ले लीजिए, उन दोनों वो सन तो अपनी जगह स्टेबल है और उसके चारों तरफ क्या प्लैनेट्स घूम रहे हैं। वो जो प्लैनेट है और सन है उन दोनों के बीच में फोर्स लगा है जिसकी वजह से वो दोनों तरफ घूम रहे हैं, यानी कि वो चारों तरफ प्लैनेट्स पे घूम रहे हैं। अगर वो सन उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगाए तो क्या होगा कि वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। उन दोनों के बीच में भी फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। क्लियर। तो ऐसा फोर्स जो किसी दो बॉडीज के बीच में लग जाता है, जिसके बीच में टचिंग नहीं होती, तो वो सारे ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंपल डेफिनेशन, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज्ड बॉडीज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो स्टैटिक पोजीशन में होंगे। स्टैटिक का मतलब रुकी हुई पोजीशन में होंगे और उन चार्ज के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज है और स्टैटिक पोजीशन में यानी कि रुकी हुई पोजीशन में। फॉर एग्जांपल आपने कोई दो चार्ज ले लिए, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दोनों प्रोटॉन ले लिए, तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा जो एक दूसरे को दूर भगाएगा। क्योंकि ध्यान रखें सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर और एंड
या अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मेरे दोहे को पूरा कीजिए। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऐसी कंडीशन में जो फोर्स बनता है दोनों के बीच में दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर स्टैटिक इन पोजीशन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर स्टैटिक इन पोजीशन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद हम लोग आता है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बच्चों? सिंपल सी बात है, वो फोर्स जो मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर लगा है। अब एक चीज में मैग्नेट के बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताता हूं आपको, इसको आप नोट कर लीजिए और फिर मैं मैग्नेट के बारे में कुछ बढ़िया बात बताता हूं, ठीक है ना। अभी हम डिटेल में जाएंगे, लॉ ऑफ मोशन वगैरह बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगा। देखिए मैग्नेट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। मेरी पुरानी बहुत एक साल पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, उस वीडियो में मैंने मैग्नेट के बारे में डिटेल में समझाया। तो समझिए चलिए छोटी से, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेट चाहे कितने भी टुकड़ों में डिवाइड हो जाए उसके नॉर्थ और साउथ हमेशा रहते हैं। यानी कि एक मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दूसरी अगर मैग्नेट हमने अगर रख दी इसके सामने और उसका हमने यहाँ नॉर्थ रखा ये साउथ, तो क्या होगा मैंने आपको बताएंगे, मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्थ पोल क्या होंगे, एक दूसरे को भगाएंगे, दूर भगाएंगे, और साउथ पोल और साउथ पोल अगर एक साथ आ गए तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन नॉर्थ पोल की जगह अगर साउथ पोल आ गया, फॉर एग्जांपल अगर साउथ पोल आ गया या नॉर्थ पोल आ गया, तो क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर नॉर्थ सेम पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बाकी रिपेल करेंगे। कुछ और बातें इसके अंदर, कुछ बच्चों लाइंस होती हैं जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, हमको नहीं पता होती, दिखती नहीं, वो एक्चुअल में क्या होती है, नॉर्थ से साउथ तक जाती है। ये लाइंस इस तरीके से ट्रेवल करती हैं, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ से साउथ में जो लाइन जा रही होती है वो जितनी दूर तक चलती चली जाती है उनका जो अट्रैक्शन पावर है वो कम होती चली जाती है। तो नॉर्थ से साउथ में जो जा रही होती है लाइन, ये आपकी कहलाती है कौन सी लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाएंगी। और इसके अलावा ध्यान रखें ये बाहर तो नॉर्थ से साउथ में जाती है, लेकिन अंदर की अगर बात करें तो साउथ से नॉर्थ में जाती है। खैर इतना ही काफी है अभी इसके लिए, तो इतना आप समझ लीजिए। तो मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गया। ये भी बेटा देखो, ये भी दो मैग्नेट के बीच में लग रहा है लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ठीक है ना। तो आज आपको समझ में आ गए होंगे किस किस तरीके के फोर्स हैं। लेकिन क्वेश्चन कैसा बनता है, देखिए क्वेश्चन का बनाने का तरीका, एक ऐसा फोर्स बताइए, टेल मी दैट टाइप ऑफ फोर्स व्हिच इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, जो हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, कभी रिपल्सन होता ही नहीं है। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें भी रिपल्सन हो रहा था। मैग्नेटिक, उसमें भी रिपल्सन हो रहा है, नॉर्थ को साउथ पोल पर रिपल कर रहे हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है, यानी कि कभी भी रिपेल नहीं करता है। ठीक है ना, इसका आंसर ये ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन चाचा ने हमसे क्या कहा? तो देखिए आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि उनके सिर पे सेब गिरा और फिर उनको पता पड़ा कि अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये सब उन्होंने देखा। इसके अलावा वही एक न्यूटन है। अभी न्यूटन ने क्या क्या बोला, हालांकि इनकी थ्योरी बहुत बड़ी है, तो हम इनके केवल फिलहाल 3 लॉ पढ़ने वाले हैं। न्यूटन ने जो लॉ दिए थे मोशन के ऊपर, तो देखिए फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। 3 तरह के लॉ उन्होंने दिए और एक मोशन के ऊपर ही बताऊंगा मैं केवल। फर्स्ट लॉ में उन्होंने कहा इफ अ बॉडी, इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया नाम से एक चीज है इसके अंदर, इनर्शिया, जो ये बताएगा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट दैट इट विल रिमेन इन रेस्ट, and if a body is in motion it will remain in motion until unless any external force applied on it। यानी कि अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मैं खड़ा हुआ, ठीक है ना। अगर मैं मोशन में हूँ तो मोशन में ही चलता रहूंगा,
हाँ, अगर मेरी बॉडी पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो फिर मेरी बॉडी की मोशन और रेस्ट दोनों ही अफेक्ट हो जाएगी। यानी कि अगर मैं मोशन में हूँ और अगर दूसरी तरफ से किसी ने मुझे रोक दिया या फिर दीवार ने मुझे रोक दिया तो वो मेरे ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगी और मुझे रोक देगी। ठीक है ना। इनका कहने का मतलब ये था कि अगर हमारे चारों तरफ कोई फ्रिक्शन नहीं है या फोर्स नहीं है तो क्या होगा कि हमारी बॉडी मूव करती रहेगी और रेस्ट में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पेस में निकल जाए तो स्पेस में आपको क्या होगा कि अगर आप डार्क स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर आपको कोई धक्का भी दे दे ना थोड़ा सा तो आप उसी स्पीड से कॉन्स्टेंटली चलते रहेंगे जब तक आपको कोई किसी दूसरे प्लेनेट की ग्रेविटी खींच नहीं लेती। तो जब तक आपके ऊपर कोई फोर्स लग रहा था आप उसी साइड में मूव करते रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ से रॉकेट्स भेजे जाते हैं, रॉकेट्स में तो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं। तो सैटेलाइट्स कभी क्या होते हैं ऊपर जाने के बाद में अपना इंजन बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतनी वेलोसिटी मिल जाती है तो वो उतनी रफ्तार से चलते रहते हैं। जैसे कि आपको वॉयेजर 2 के बारे में शायद आपने नाम सुना हो। एक वॉयेजर 2 मिशन भेजा गया था नासा के द्वारा जो प्लूटोनियम उसके अंदर एनर्जी मिल रही थी जिससे कि वो फोटो भेज रहा था और लेकिन उसके अंदर जो वेलोसिटी थी वो उसने स्टार्टिंग में गेन करी थी और वो उससे चलता ही चला गया। ठीक है ना। तो वहां पर ज्यादा फ्यूल खर्च नहीं होता तो इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के अंदर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखवा नहीं रहा हूं इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, आप रिपीट करके लिख सकते हैं। और इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन until unless any external force applied on the body। ठीक है ना। इनर्शिया के बच्चों दो टाइप होते हैं, कौन कौन सा, रेस्ट और मोशन। अभी मैंने बताया अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। यहां पर भी आप इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं बताता हूं, बस में हम लोग चढ़े, एक बस है कहीं जा रही है लेकिन हम लोग उसमें चढ़े हुए हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, खड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बस पे बैठा हुआ हूँ तो अचानक से क्या होगा, बस चल पड़ेगी और जैसे ही बस आगे बढ़ेगी मैं अपनी जगह पर ही रहने की कोशिश करूंगा, बस आगे निकलेगी पीछे रह जाने की कोशिश करूंगा। झटका सा लगता है ना, वो वही झटका आप लोगों के लिए रेस्ट की कहानी बताता है। यानी कि आपकी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है लेकिन दूसरा जो फोर्स है आपके पैरों के तले लगा हुआ है वो आपको मोशन में ले जाना चाह रहा है। तो ऐसी कंडीशन को इनर्शिया कहा जाता है। अगर मोशन की बात करें, बस अब चल पड़ी, अब हमारी बॉडी मोशन में आ गई, अब बस ने अचानक से लगा दी ब्रेक और जैसे ही उसने ब्रेक लगाए और हमारी बॉडी हम सीधे पहुंच गए ड्राइवर की गद्दी के पास में। तो ऐसी कंडीशन भैया आपकी क्या कहलाएगी आपकी, यानी हमारी बॉडी मोशन में थी, वो मोशन में रहना चाहती है। आई होप आप लोगों को मोशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से इनर्शिया यहाँ पर काम करता है। ठीक है ना। तो ये हम लोग का मोशन हो गया बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये थोड़ा सा समझने से पहले आपको सेकंड लॉ में एक टॉपिक समझना पड़ेगा, वो है आपका बच्चों मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है ना। मोमेंटम आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चों मोमेंटम क्या होता है, अगर कोई बॉडी जिसके अंदर मास है और वो किसी वेलोसिटी से दौड़ रही है तो उस बॉडी के अंदर जो मास और वेलोसिटी है उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपका मोमेंटम आएगा। यानी अगर कोई बॉल है और बॉल को मैंने फेंका तो बॉल के अंदर कुछ मास है, उसकी कुछ वेलोसिटी भी है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर उसको मैंने फेंका तो उसको बॉडी गेन कर लेगी बच्चों मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है कि एक तरह से ये मोमेंटम आप मैं समझाता हूँ। मोमेंटम क्या होता है कि अगर कोई बॉडी वेलोसिटी से कुछ दौड़ रही तो वो मोमेंटम गेन कर लेती है, यानी कि वो अपनी क्या करेगी कि स्पीड को बदलेगी, वेलोसिटी को बदलेगी, टाइम को बदलेगी, ठीक है, लेकिन उसका मास नहीं बदलेगा। लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या रहेगा, मोमेंटम बदलेगा, मोमेंटम कहलाएगा, ठीक है ना। तो मोमेंटम को बच्चे हम टी से डिनोट करते हैं, एक लेटर होता है पी, उससे डिनोट करेंगे। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होगा वो मास, बॉडी के अंदर जो मास है और जो उसके अंदर वेलोसिटी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई उसके लिए क्या कहलाएगा बच्चों, मोमेंटम कहलाएगा। तो मास की अगर हम बात करें, मास की अगर इसकी यूनिट की बारे में बात करें, यूनिट
एक नया फॉर्मूला आज आपने सीखा, P इक्वल टू mv। यूनिट की बात अगर हम करें इसमें, मास की यूनिट क्या होती है बच्चों? किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ये याद रख लेना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। और आपसे क्वेश्चन आंसर्स के अंदर ये पूछी जा सकती है। मोमेंटम क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में मोमेंटम समझ में आ गया तो हम सीधे इसके बारे में समझेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है द फोर्स, या ये कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी अगर मोमेंटम को ही बदला जाए, यानी मोमेंटम अभी कुछ और है और बाद में कुछ और होगा, तो मोमेंटम को जो चेंज किया जा रहा है वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहलाएगा आपका फोर्स। क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। और वो कैसे कहलाएगा मैं आपको समझाता हूं। यही आपको याद रखना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force on that body। ठीक है ना? तो कैसे होगा समझाता हूं। उसने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज जैसे ही बोले तो आपको समझना है रेट चेंज हो रही है, यानी कि मोमेंटम जो है वो डेल्टा एम, सॉरी मोमेंटम जो है वो डेल्टा पी बनेगा। डेल्टा का मतलब क्या होता है वो समझाएगा। यहाँ पी T1 पहले कुछ फोर्स था, मोमेंटम था, लेकिन उसके बाद वो P2 हो गया। तो चेंज कैसे होगा? बाद वाले में से पहला वाला माइनस करेंगे तो P2 माइनस P1 वो हम लोग का हो गया डेल्टा पी। इसको मानते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर इसी तरह से टाइम पहले कुछ हुआ और बाद में कुछ हुआ था, तो टाइम को माइनस करेंगे, कितना टाइम चेंज हुआ तो उसको बोलेंगे बच्चों डेल्टा टी। ठीक है ना? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बनेगा बच्चों? डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कह रहे हैं फोर्स के होगा। ये हमें प्रूफ करना है कि डेल्टा पी और अपॉन डेल्टा टी करके फोर्स लेकर आओ बच्चों। तो फोर्स कैसे लेकर आओगे उससे पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। हम लोगों को करना क्या है कि डेल्टा पी और डेल्टा टी से लेकर आना है फोर्स। ठीक है ना? तो हम फोर्स कैसे लेकर आएंगे? तो देखो पहले तो आपको एक चीज और समझा देता हूं। अगर किसी बॉडी के अंदर फोर्स, मैंने आपको बताया था, मैं बता देता हूं कि फोर्स क्या होता है। अगर किसी बॉडी के अंदर मास है और किसी एक्सेलरेशन से चल रही है, एक्सेलरेशन यानी कि आपने गाड़ी में स्पीड दे दी और फोर्स दे दिया, सॉरी मास अगर उसके अंदर है और एक्सेलरेशन दे दिया तो फोर्स बन जाता है। तो F इक्वल टू एम एम को लेकर, मतलब कि एम ए वैल्यू लेकर आनी है इसकी जगह पर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या लाना है? एम ए लेकर आना है, यानी फोर्स बनाना है उसको। ठीक है ना? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसी को सॉल्व करते जाएंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं डेल्टा मास इनटू वेलोसिटी, पी इक्वल टू एम होता है, और इसको लिखेंगे डेल्टा टी। ठीक, एम ए और डेल्टा टी। क्या मास कभी चेंज हुआ? नहीं, मास चेंज नहीं होगा, तो हम एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं बच्चों, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है ना? तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यहाँ पर मास और वेलोसिटी चेंज हुई v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यही चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आप लोगों का बच्चों क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आपने पढ़ा होगा v माइनस u अपॉन t, यानी कि वेलोसिटी में चेंज और टाइम में चेंज। तो v माइनस u अपॉन t आप लोगों का क्या कहलाता है? v माइनस, इसको u मान लो, कुछ भी मान लो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आप लोगों का एक्सीलरेशन कहलाता है। ये आप लोगों का एक्सीलरेशन बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो हम लिख सकते हैं एम ए निकल आया और वही डायरेक्ट इक्वल हो गया फोर्स, तो यानी कि एम ए हम इक्वल टू फोर्स लिख सकते हैं। के यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसकी वजह से जिसका जो वैल्यू होगी वो 1 कहलाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर हमने इसको डिराइव कर लिया। तो ये सेकंड लॉ हो गया। और अब हम इस टॉपिक के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि होगा आप लोगों के लिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सॉरी थर्ड लॉ, हाँ मोशन लिख लो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिख लो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर हम कोई एक्शन करेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट में उसका रिएक्शन जरूर होने वाला है। यानी अगर मैंने कोई बंदूक चलाई तो उसके अंदर से जो गोली निकली, तो गोली जिस ताकत से निकली है वो उतनी ताकत पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी। यानी कि अगर हमने गन को चलाया, उसके अंदर से बुलेट निकली, जितना उसने फोर्स का उसने झटका आगे के लिए तो उतना ही झटका वो मेरे कंधे पर देगी। यानी इसमें आप देख सकते हैं एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसके अलावा एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे अगर आप दीवार को धक्का लगा रहे हैं तो धक्का आप कितना लगा रहे हैं, जितना फोर्स दीवार को दे रहे हैं दीवार भी आपको उतना ही फोर्स दे रही है ना, उतना ही फोर्स लगा लिया। तो वही आपका क्या हो रहा है कि आपके एक्शन का या आपको रिएक्शन बन रहा है, वही आप लोगों का क्या कहलाएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाएगा। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, सेकंड लॉ में मैं आपको उसके एग्जांपल देना भूल गया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया था कि उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किया जाए तो वो आप लोगों के लिए फोर्स बनता है ना। तो इस हिसाब से मैं थोड़ा सेकंड लॉ यहाँ पर एक बार फिर से बात कर लेता हूँ उसके ऊपर। यह है आपका सेकंड लॉ एग्जांपल। फर्स्ट लॉ के एग्जांपल दिए थे मैंने आपको, लेकिन सेकंड लॉ के नहीं दिए। तो देखिए सेकंड लॉ में मैंने आपको बताया था मोमेंटम के बारे में, आपको बताया था मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम आपके बारे में क्या बताया था, P इज इक्वल टू mv, P इज इक्वल टू mv, और P डेल्टा P अगर मैंने आपको बताया था वो बताया था m डेल्टा v, m डेल्टा v, यानी ये चेंज हो रहा था। तो हो क्या रहा है, एक बात को ध्यान रखना, अगर किसी बॉडी के अंदर मास ज्यादा होगा तो उसके अंदर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। यानी कि कोई भारी भरकम बॉल है वो आपकी तरफ आ रही है, चाहे वो धीमी गति से आए तो आपके ऊपर मोमेंटम भयंकर लगाने वाली है। यानी ट्रक आ रहा है और आपकी तरफ आ रहा है तो मोमेंटम तो उसके अंदर बढ़िया होगा। वेलोसिटी की बात करें, अगर कोई छोटी कार आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है और वो आपको हिट करती है तो उसमें भी मोमेंटम ज्यादा होगा। तो यानी मास और वेलोसिटी दोनों ही पावरफुल हो तो उसका मोमेंटम उतना जबरदस्त होता है। लेकिन अगर हम बात करें मोमेंटम से टाइम की बात करें तो यानी टाइम और मोमेंटम में क्या फर्क होगा, ठीक है ना। तो मोमेंटम से जो टाइम का फर्क होता है बच्चों होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मैंने कोई बॉल कैच कर रहा हूं, तो बॉल अगर मैंने कैच किया और हाथ को अगर मैंने यहीं पर रखा तो क्या होगा, मुझे टाइम कम मिलेगा, और टाइम कम मिलेगा तो बॉल यहाँ हाथ पे लगेगी और बहुत ही मेरे दर्द हो गया। लेकिन अगर मैंने क्या किया कि उसको पीछे की तरफ हाथ किया, कैचर ज्यादातर यही करते हैं, बॉल अगर आती है पीछे हाथ खिसका देते हैं ताकि उसको यहाँ से लेके यहाँ तक का उसको थोड़ा सा टाइम गैप मिल जाए। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब टाइम गैप ज्यादा मिलेगा तो मोमेंटम कम हो जाएगा, और टाइम गैप कम मिला तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। तो ये कंडीशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग की सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ तीन खत्म हो गए। यहाँ पर आपको तीनों लॉज ऑफ मोशन में आपके न्यूटन्स के सारे तीनों लॉ ऑफ मोशन आई होप समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोगों की टॉपिक्स ये जो हैं वो क्लियर होते हैं। थर्ड भी हम लोगों का कंप्लीट हुआ, तो 3C हम लोगों की और इसके साथ 3D भी कंप्लीट। अब मैं बाकी टॉपिक्स कल कराऊंगा, ठीक है ना। इतना वीडियो आप तब तक देखिए, थैंक यू।